Dear learners of English, this is M. Rahman and you are attending RSC classes of English language, and today we welcome you in our lecture 6 and the topic is the pronoun. Dear learners, हमारी ये bilingual lecture की सीरीज चल रही है the pronoun, जिसमें आपने previous lectures में various types के जो pronouns हैं उनकी details एग्जाम्पल्स के साथ उनके यूजेज के साथ लगातार आपने देखी होगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। जो हमने लेक्चर 1 में एक सीरीज आपको दिखाई थी, उस सीरीज को थोड़ा सा हमने ऊपर नीचे करके इनको बदल दिया है, ये देखते हुए कि कौन सा प्रोनाउन किस तरह से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और कौन सा किस वाले पार्ट से, कौन सा किस टाइप ऑफ प्रोनाउन से रिलेट करता है। इसलिए थोड़ा सा हमने इसमें चेंज कर दिया है। अगर आप कोई नोट्स बना रहे हैं तो या तो आप उसको सीरीज को बदल लीजिएगा या इनको आगे पीछे करके लिख करके मैच कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड अगेन एंड लेट्स रिकॉल व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वह वर्ड है जो किसी नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। पहली बार नाउन यूज होता है और अगली बार आप प्रोनाउन यूज करते हैं। अब वो प्रोनाउन कितनी तरह के हो सकते हैं, इस पर हमारा एक्सप्लेनेशन लेक्चर बाय लेक्चर चल रहा है। तो आज है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, एक वर्ड होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। यानी डेफिनिट मीन्स जो सीधे सीधे समझ में आता है, कुछ निश्चित है, और इनडेफिनिट जो बिल्कुल निश्चित नहीं है या स्पष्ट है या क्लियर नहीं है। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन वह हुआ, हमने किसी को आवाज दी मोहित यहाँ आइए, तो मोहित बिल्कुल क्लियर है, नाउन है। अब हमने नाउन की जगह ही लिखा तो ही प्रोनाउन हो गया। अब ही में भी पता लग रहा है कि लड़का है, और ही हम जब यूज करेंगे जब एक बार मोहित यूज कर चुके होंगे। अब हमने कुछ ऐसे वर्ड्स ही की जगह यूज करने हैं जिनमें ये पता ही नहीं चलता कि वह आखिर कौन है। कुछ जैसे कि हमने कहा, यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, कोई मेरे पास आया। अब कोई इज इक्वल टू ही और शी और लग गया, कंफ्यूजन बढ़ गया। कोई इज इक्वल टू मोहित या दामिनी या सुनीता, हुएवर, कौन थे नहीं मालूम। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। कहने का मतलब यह है कि हमें यह पता नहीं चला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर कि वह हैं कौन। नॉट डेफिनिट, इनडेफिनिट। तो ऐसे इनडेफिनिट प्रोनाउंस भी आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। Let's understand the definition of this type of pronoun first. Indefinite pronouns do not refer to any person or thing in particular. They refer to persons or things in a general way. Yeah, what did you get? Indefinite pronouns do not refer to any person. Indefinite pronoun किसी person को सीधे सीधे नहीं इंडिकेट करते, नहीं रेफर करते, नहीं बताते। जैसे कि हमने कहा, हमने किसी का नाम लेकर कहा कि मोहित मेरे पास आया, मोहित क्लियर हो गया, डेफिनेट हो गया। कोई मेरे पास आया, कोई में ये भी नहीं पता कि मेल है, फीमेल है, कौन है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर सब्जेक्ट की जगह, नाउन की जगह वे वर्ड्स आते हैं जो ये क्लियर नहीं करते कि उनका सीधे सीधे से क्या इंडिकेशन है, तो वो इंडेफिनिट होते हैं। तो एनी पर्सन और थिंग को सीधे सीधे से नहीं बताते। इंडेफिनिट प्रोनाउंस डू नॉट रेफर, नहीं बताते हैं सीधे सीधे से किसी पर्सन को और थिंग को, किसी इंसान और वस्तु को। पर्टिकुलर मीन्स सीधे सीधे और या विशेष तौर से। They refer to persons or things in a general way. वे थिंग्स और पर्सन्स को बताते हैं लेकिन बहुत ही काम चलाऊ तौर पर, जिसका आप गहराई से पता नहीं लगा पाते हैं, क्लियरली पता नहीं लगा पाते हैं। दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि वर्ड्स यूज फॉर नाउन्स इन वेग। वेग मीन्स नॉट क्लियर, एज स्पष्ट, एंड जनरल मीनिंग। सामान्य शब्दों में हम उस वस्तु के बारे में बताते हैं, लेकिन विशेष तौर से आप पहचान पाए वह अर्थ वेग रहता है, स्पष्ट रहता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम जल्दी से इसको क्लियर करें तो प्रोनाउन वह वर्ड होता है, प्रोनाउन में इंडेफिनिट प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं जो किसी को एकदम क्लियरली शो नहीं करते, बल्कि वह कुछ अस्पष्ट से रहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, हमें इन वर्ड्स को देखकर पहचानना है कि अगर ये वर्ड्स कहीं पर आप देखते हैं तो आप कहेंगे कि प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। आपका एक एडजेक्टिव आप पढ़ने वाले हैं, अब ये इनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव से पहले आएंगे, नाउन से पहले आएंगे तो एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर आपका बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने कहा मैनी,
बॉयज, तो बॉयज से पहले मैनी आया तो वह वहां पर किसका काम करने लगेगा, एडजेक्टिव का। और अगर अकेला आता है और उसके बाद आपकी लिंकिंग वर्ब या जो भी वर्ब आती है वो आती है तो ये होगा प्रोनाउन। तो इनको सीखने के साथ साथ सबसे पहले आप ये जान लें, अगर ये अकेले आए हैं आपके सब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट पर, नाउन की जगह पर और इनके लिए अपनी वर्ब आई हुई है तो ये प्रोनाउन है। इनके साथ अगर एक वर्ड आगे नाउन के तौर पर लगाए तो एडजेक्टिव होंगे और कुछ एडजेक्टिव्स हैं कुछ नहीं हैं। ये आपको हम डिटर्मिनर्स में बताएंगे और एडजेक्टिव में बताएंगे। फिलहाल इनका अकेले हमें यूज करना है और ये इस तरह से शुरू होते हैं, एवरीबॉडी एंड एवरीवन। ठीक है, एवरीबॉडी और एवरीवन। तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर एवरीबॉडी और एवरीवन है, ये पूरे पूरे एक वर्ड है, इनको आपको ब्रेक नहीं करना। इस तरह का लेक्चर हमने सेपरेट वर्ड और जॉइंट वर्ड्स के नाम से एक लेक्चर बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखना एवरी और बॉडी, ये पूरा एक वर्ड है, इसमें बॉडी और एवरी को अलग अलग नहीं लिखना और आपको एवरीबॉडी करके एक वर्ड लिखना है। एवरीबॉडी और एवरीवन, इसका मतलब होता है प्रत्येक और हर व्यक्ति। हालांकि हमारा जो टॉपिक है ये वर्ब से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम आपको एज ए हेल्पिंग हैंड बताते हुए चल रहे हैं। ये बातें आप एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा क्योंकि केवल प्रोनाउन पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है। आज ही इनके साथ वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जो कि आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिशन लेवल तक बहुत अहम है, में काम आना है। और जो आपके कंफ्यूजन्स हैं वो दूर आपके हो जाएं, इसलिए आप इसको अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिए। तो यहाँ पर है आपका पहला वर्ड नोबडी, इससे पहले है एवरीबॉडी। तो यहाँ पर आपका वर्ड वो एवरीबॉडी, एवरीवन, इसका मतलब है प्रत्येक और हर व्यक्ति। और एवरीबॉडी और एवरीवन को बच्चे प्लूरल मान लेते हैं, कैंडिडेट्स प्लूरल मान लेते हैं और इसके साथ आप आर लगाते हैं। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति उपस्थित था तो हम ये सोचते हैं कि प्रत्येक था तो बहुत सारे हो गए तो आर लगेगा। नो, एवरीबॉडी और एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। ये हाईलाइट जो किए गए रेड कलर से वो समझ लीजिए, ग्रीन कलर में इनके मीनिंग बताए हैं और मेन वर्ड जो है आपके प्रोनाउन वाले वो यहाँ पर लिखे हैं। तो इनको आप सबको स्क्रीनशॉट लेकर लिखते जाइएगा। इनके हम यूजेज भी साथ साथ बताते चल रहे हैं। एवरीबॉडी वाज प्रेजेंट देयर, एवरीबॉडी टेक्स फूड, एवरीबॉडी रिक्वायर्स वाटर। तो इनके साथ आप सिंगुलर पर्सन की तरह से इनको यूज करते हैं, सिंगुलर पर्सन मानकर इनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स को यूज करते हैं और इसका मतलब होता है प्रत्येक और हर व्यक्ति। अब इस एवरीबॉडी को अगर हम नेगेटिव करें, एवरीबॉडी वाज नॉट देयर, तो लिख सकते हैं, बट उसको आप सीधे सीधे नोबडी में भी चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको नो और बडी अलग अलग नहीं करना। नोबडी का मतलब है कि वहां पर कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर इस तरह से आपने सीखा नोबडी। नोबडी भी सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज होती है और नन जब होता है आपका यूज जब आपकी बहुत सारी वस्तुएं या बहुत सारी थिंग्स होती हैं। हालांकि जो नन है वो अगर नन में आगे आपको लग रहा है कि ये काउंटेबल थिंग के लिए है तो आपको प्लूरल करना है और अनकाउंटेबल के लिए नन एज ए सिंगुलर यूज होता है। तो नन आपका थिंग और पर्सन दोनों के लिए यूज होता है। नथिंग, नथिंग किसके लिए है? नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं। नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं में क्या हुआ कि ये वस्तु के लिए हुआ। तो नोबडी के जैसा है नथिंग, लेकिन ये नथिंग यूज होता है किसके लिए? नथिंग यूज होता है आपका वस्तु के लिए। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, हमने कहा आई गॉट नथिंग, तो ये गॉड के बाद नथिंग आया तो ये ऑब्जेक्ट पर आया, तो ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट पर आया है। तो अगर सब्जेक्ट पर आए तो हम कहेंगे नथिंग वाज देयर, वहां कुछ नहीं था, तो ये वस्तु को इंडिकेट करता है। जबकि एवरीबॉडी, एवरीथिंग और ये नोबडी ये अफर्मेटिव पॉजिटिव के लिए है या नेगेटिव के लिए है। तो यहाँ पर जो नथिंग है इसको अगर आप पॉजिटिव के लिए लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लिख सकते हैं नथिंग के लिए एवरीथिंग। जो एवरीथिंग वर्ड होगा ये इसका पॉजिटिव होगा और नथिंग अगर आप एवरीथिंग के साथ नॉट यूज करते हैं तो नथिंग हो जाएगा, कुछ भी नहीं वस्तुओं के लिए आपका ये वर्ड यूज होगा एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन। और somebody, somebody मीन्स कोई। ये जो somebody है ये सिंगुलर रूप में आपका यूज होना है और ये किसी भी व्यक्ति के लिए आता है। अगर ये आपने कहा आई मेट somebody, somebody was there, वहां पर कोई था, अब हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि वह पर्सन कौन था, इसलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर ये इंसान से अलग हम किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? हम यहाँ पर यूज करते हैं समथिंग।
मीन्स आई गॉट समथिंग, समथिंग वॉज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर समथिंग, समथिंग व्यक्ति के लिए हुआ और ये जो है आपका सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है एज ए नाउन, एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर इसका जो वचन होता है वो सिंगुलर होता है। एनीबडी, एनीबडी में आया कोई भी व्यक्ति। अब एनीबडी कहाँ पर यूज करते हैं? देखिए जो somebody यूज होता है हमेशा याद रखिए जिसके अंदर SOME सम आया है तो वह सम आपका हमेशा यूज होता है। इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। सम हमेशा आपका यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। सम से रिलेटेड जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। और एनी इसमें यूज होता है, जहां भी एनी से रिलेटेड कोई वर्ड आ जाए वो नेगेटिव में यूज होता है, वो इंटरोगेटिव में यूज होता है और वो चॉइस में यूज होता है। जैसे कि हमने कहा आई हैव सम, मेरे पास कुछ है, ठीक है। अब ये कुछ जो है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, एनी भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो जहां पर अभी आप आगे आएंगे वहां पर नोट कर लीजिएगा कि सम सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, एनी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो आई हैव सम, और अगर आप नेगेटिव में यूज करेंगे तो आप कहेंगे आई डू नॉट हैव एनी। अगर आप इंटरोगेटिव में कहेंगे डू यू हैव सम तो रॉन्ग हो जाएगा, आपको कहना है डू यू हैव एनी। तो जो आपका सम है वो आपका अफर्मेटिव में और एनी के जितने वर्ड्स हैं वो हमेशा नेगेटिव, इंटरोगेटिव और चॉइस में यूज होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये चॉइस क्या है? तो चॉइस का मतलब है यू कैन टेक एनी, कोई सा भी ले लीजिए। तो जहां पर कई सारों में से एक लेना हो तो वहां पर आप एनी चॉइस में यूज करते हैं, अफर्मेटिव में ही। तो यहाँ पर इसके बाद आते हैं हम एनीबडी, ठीक है, और एनीथिंग। अब एनी भी बिल्कुल चॉइस में आ गया, एनीबडी कैन डू इट, एनीबडी इज लाइक बाय मी। तो एनीबडी यहाँ रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। आपको क्या बनाना है? आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में समबडी यूज करना है। समबडी इज गोइंग टू बी कॉल्ड, यानी हम किसी को बुलाने जा रहे हैं। तो समबडी जो है वो किसी के लिए भी है, कोई भी व्यक्ति। तो समबडी का उल्टा जो नेगेटिव होगा, उल्टा कहना सही नहीं है, वो एनीबडी होगा। और अगर हम समथिंग कहते हैं वस्तु के लिए कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, ठीक है, या कुछ भी कह सकते हैं, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है और कोई भी वस्तु का सेंस भी आ सकता है। जैसे एनीथिंग कैन बी चूजन, कुछ भी चुना जा सकता है। और समथिंग, अब यहाँ एनीथिंग कैन बी चूजन है, चॉइस आगे इसलिए एनीथिंग लगाया अफर्मेटिव में होने पर। तो समथिंग वाज देयर, वहां पर कोई चीज थी तो वहां पर आपने समथिंग लगाया वस्तु के लिए इज के साथ। तो समथिंग, समवेयर, समटाइम, तो ये जितने भी सम अकेला या सम के साथ आने वाले वर्ड्स हैं वो हमेशा अफर्मेटिव में यूज कीजिए और एनी नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और चॉइस में यूज कीजिए। इसके बाद आता है अदर और एक है एनदर। अब ये अदर और एनदर में डिफरेंस क्या है, हालांकि इस पर डिटेल में जब डिटर्मिनर्स टीच करेंगे तब बात करेंगे, फिर भी थोड़ा सा इस पर रोशनी डालते हैं। अदर का मतलब है अन्य और एनदर का मतलब है अन्य। अब अन्य कौन सा, समझने वाली बात है। हमने कहा, सपोज कीजिए मैंने एक पेन खरीदा और मैंने बुक सेलर से कहा आई नीड अदर। तो इसका मतलब है कि मुझे जो मैंने खरीद लिया है इससे अलग तरह का चाहिए। और अगर एनदर कहा तो भी अन्य है, लेकिन एनदर का मतलब है कि उसमें का एक ऑलरेडी मेरे पास है, इसी में का एक और चाहिए। तो अदर कहां पर आया? अन्य ऑफ डिफरेंट टाइप और एनदर अन्य ऑफ द सेम टाइप। तो दोनों ही अन्य है, तो दूसरा डिफरेंट टाइप का और एनदर अन्य सेम टाइप का, ठीक है। तो ये है ईदर, ये यहां से आप इसे डबल टी में समझिएगा, ये एच है ईदर। तो ईदर में क्या करेंगे आप? ईदर वहां पर लगाते हैं जब आप दो में से किसी एक वस्तु की बात कर रहे हो। आप यानी अपने वर्ड्स में ये नहीं बता रहे कि वहां पर दो में से एक था, आपने ये सेंस, आपकी इंटेंशन है कि बिना शब्द बोले कि वहां पर दोनों में से कोई एक था, ये ना कहकर आप कह रहे हैं ईदर वाज देयर। यानी खुद समझ जाइए कि जब ईदर की बात चल रही हो तो आप क्या करेंगे कि ऑप्शन मानकर बात करेंगे कि कोई एक था, आप दोनों की बात नहीं कर रहे तो वहां ईदर का यूज होता है। और नीदर का मतलब है कि दो, टोटल दो और दोनों में से एक भी नहीं। अगर वस्तु
या इंसान या एनिमल्स 2 से ज्यादा हैं तो फिर आप लिखेंगे नन। अभी हमने लिखा था नन। ईदर हाँ में 2 के लिए, नीदर 2 के लिए मना करने में, दोनों में से एक भी नहीं था, और नन नन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है और स्पेशली 2 से ज्यादा में यूज होता है। ठीक है, नीदर वॉज देयर तो अंडरस्टूड है कि 2 में से एक भी नहीं था, ये क्लियर है। ओके, और अगर आप सीधे सीधे कहना चाहिए वहां कोई नहीं था तो फिर तो नोबडी सीधा सा आप कह ही देंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने इस पार्ट पर। इस पार्ट पर आने से पहले इसको थोड़ा सा रब कर लें ताकि किसी भी तरह का आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पर जब हम इस पार्ट में आए तो हमारे पास कुछ दूसरे वर्ड्स हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आते हैं, जैसे कि हमने कहा सेवरल, तो सेवरल इंडेफिनिट है क्योंकि ये नहीं पता कितने। हमने कहा मैनी, तो ये नहीं पता कितने। तो जहां नहीं पता और वे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, नाउन की जगह यूज हो सकते हैं, तो उनको कहते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो अब हम आते हैं संख्या पर बेस्ड है ना। तो सेवरल, सेवरल का मतलब होता है कि मैनी से तो कम, ठीक है, और फ्यू से ज्यादा। ये फ्यू क्या होता है? फ्यू मतलब इतने कम कि हमें कम लग रहे हों, और जब हम कई का सेंस देते हैं तो थोड़े बढ़ जाते हैं तो सेवरल हो जाते हैं, और जब बहुत सारे होते हैं तो वो मैनी होते हैं। तो सेवरल मीन्स कई। तो यहाँ पर मैनी या कई कह सकते हैं हम अपनी आम बोली में, जब अपने रीजनल बोली में हम बात करते हैं तो कई एक बोल देते हैं। तो सेवरल मतलब नॉट मैनी, बहुत सारे नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक से हैं। इसके साथ आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी होती है, ये आपको अच्छे से समझना है। सेवरल के बाद मैं मच नहीं मैनी की बात करूंगा। मैनी का मतलब है बहुत संख्या में, और मैनी काउंटेबल होते हैं। जहां भी काउंटेबल आ जाए तो वहां प्लूरल यूज करना है, तो ये आपका हो गया प्लूरल वर्ब आएगी। मैनी वर देयर। मैं केवल इजारा का यूज कर रहा हूँ, आप अपने टेंस के अकॉर्डिंग जो है प्लूरल फॉर्म यूज कर सकते हैं। मैनी हैव जॉइन्ड आवर क्लास, तो यहाँ पर इस तरह से। मच, मच अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल किसे कहते हैं पहले इसे समझ लेते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब है जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। जैसे मैंने 5 चावल खाए हैं, 500 चावल खाए हैं, ये तो अजीब सी फनी बात लग रही है। बेसिकली हम चावलों को गिनते नहीं है, मात्रा में लेते हैं, 1 प्लेट, 1 कटोरी, जितने भी हैं, तो वो मच होता है। तो इस बहुत का सेंस मात्रा में जिसे हम गिन नहीं सकते, समझ रहे हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते, उसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। हालांकि चावल बहुत सारे आएंगे, चीनी के दाने बहुत सारे आएंगे, स्टार्स बहुत सारे आएंगे। जब हम स्टार्स को गिनती के सेंस, कुछ ऐसे नाउन हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों यूज हो जाते हैं, तो फिलहाल उनकी बात नहीं करते, स्टार्स को छोड़ते हैं। तो जहां पर आप ये कंफर्म मान लीजिए जिसे गिन नहीं सकते, घी गिन सकते हैं नहीं, हाँ अगर घी के ब्रांड्स हैं तो आप वहां मैनी हो जाएगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल घी की बात करें तो वो मच होगा। तो मच मात्रा के लिए, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आती है। मैनी संख्या के लिए होता है, इसमें प्लूरल वर्ब आती है। अब ये फ्यू और लिटिल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये बड़ी मात्रा में थे, ये बहुत कम मात्रा के लिए हैं। फ्यू थोड़े या कम ही, ये काउंटेबल मात्रे हैं। अब हमें आमतौर से सम लगाने की आदत है। सम सिंगुलर भी होता है, सम प्लूरल भी होता है। सम का नेगेटिव मैंने नहीं बताया, ठीक है, वो भी सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। अब सम में और फ्यू में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि सम में और फ्यू में डिफरेंस क्या है। सम मीन्स कुछ होता है, जनरली ये एडवाइस दी जाती है कि आप सम यूज कम ही किया करें, वो बहुत अच्छा यूज है, इंग्लिश में नहीं कंसिडर किया जाता। तो फ्यू का मतलब है गिने चुने, जैसे कि 100 में से 3, इतना कम, तो ये आती है संख्या में। हमने कहा रेनी सीजन में या रेनी डे में फ्यू स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, बहुत ही कम बच्चे होते हैं क्लास में, यानी जो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, जिन्हें मतलब हम गिनती में ही ना लें, वहां पर इतनी कम संख्या होने पर फ्यू, लेकिन वो गिने जा सकते हैं, गिने जाने पर आप फ्यू करते हैं। लिटिल वहां करते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी गाय ने दूध दिया, या आपके जो मग है उसमें मिल्क है, मिल्क इतना है कि आपका पेट भर जाएगा, तो वो तो मच हुआ, ठीक ठाक हुआ जो आपने पिया, लेकिन आपके पास इतना है कि वो तो पीने में पता ही नहीं चल रहा कि इतना सा कि क्या होगा इसका, तो वो लिटिल हो जाएगा, देयर इज लिटिल मिल्क। और जब लिटिल बिना ए के लगता है तो वो बिल्कुल ना के बराबर होता है कि भाई इसे भी रख लो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो थोड़े से दूध को आप ये तो कहेंगे नहीं कि हाँ मैंने कुछ पी लिया, वो कहेंगे कि कुछ उसमें था ही नहीं, एक आध घूंट की बात वाली बात है यहाँ पर। तो फ्यू का मतलब संख्या में थोड़े और कम ही, और लिटिल का मतलब मात्रा में थोड़े और कम ही। तो
मात्रा है तो अनकाउंटेबल होगा ही, तो सिंगुलर वर्ब आएगी और इसके अंदर क्या आएगी आपकी, इसके अंदर प्लूरल वर्ब आएगी। इसके बाद आप आते हैं ऑल पर। ऑल जो होता है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है, दोनों ही होता है। अब एकदम से सुनो तो लगता है कि ऑल काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैसे हो सकता है, तो ऑल काउंटेबल ऐसे होगा। ऑल के बाद अगर आप मान लीजिए चीनी के लिए आप ऑल यूज कर रहे हो, ऑल इज कंज्यूम्ड, तो ऑल क्या है, चीनी। चीनी तो 4 5 6 7 8 5 6 7 होती नहीं है, इजंट इट? यस ऑफ कोर्स। तो आप क्या करेंगे, तो वहां पर आप सिंगुलर यूज करेंगे, और जहां पर आपको लगता है यू आर यूजिंग ऑल फॉर सम अदर थिंग्स, तो वहां पर आप इसको प्लूरल के तौर पर यूज करते हैं। अब सेंटेंस हमारा शुरू हुआ ऑल से, ऑल डैश प्रेजेंट देयर। तो अब यहाँ पर आपको अंदाजा लगाना है, जो हम एक्सरसाइज आपको टेलीग्राम पर देते हैं या सीधे आपको भेजते हैं, तो उसमें आपको ब्लैंक्स फिल करने होते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप ये नहीं समझ पाते अब क्या करें इसमें, तो आपको ये जज करना है अपने कॉमन सेंस से, कि प्रैक्टिकल विजडम से, कि ये जो ऑल है ये आपका किसी अनकाउंटेबल थिंग के लिए कंसिडर किया जा रहा है, आ रहा है, या अनकाउंटेबल के लिए आ रहा है। अगर आपको लगे अनकाउंटेबल के लिए तो सिंगुलर यूज कीजिए, इज वॉज, जो भी टेंस हो, हैज वगैरह, और अगर काउंटेबल के लिए है, प्लूरल के लिए है, तो प्लूरल वाले वर्ड्स वर्ब्स यूज कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए जिस सेंटेंस में फिल करना है उसमें ये नहीं पता चल रहा कि सिंगुलर है प्लूरल है, तो उसके पीछे या आगे कहीं ना कहीं दूसरा एक सेंटेंस जोड़ रखा होता है, तो आप पूरे को पढ़िए, तो जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है दैट विल गिव यू एन आइडिया विच ऑफ द सुटेबल वर्ड यू आर गोइंग टू फिल। ओके, तो यहाँ पर आया ऑल, तो ऑल में आपने सिंगुलर और प्लूरल दोनों का ध्यान रखना है, जो कि आपके आगे पीछे के सेंटेंस में इंडिकेट किया हुआ होता है। वन, वन माने कोई भी व्यक्ति। अब वन माने कोई भी, तो आप कहेंगे सर तो ये somebody क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम हर एक के ऊपर एवरीबॉडी भी आ सकता है इसमें, अगर हम हर एक के ऊपर ये बात रख कर कहें, प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। आप जानते हैं कि प्रॉमिस निभाने का मतलब क्या है, कि वचन पूरा करना चाहिए। अगर आपने कुछ कहा है तो आप उसे पूरा करें। तो अगर आपने एवरीबॉडी लिखा है, एवरीबॉडी शुड कीप, तो हिज लिखेंगे एवरीबॉडी के लिए, हिज प्रॉमिस। और अगर आपने लिखा है वन शुड कीप, तो फिर आप लिखते हैं वंस, ONES, तो ये इसका मतलब हिज के इक्विवेलेंट होता है। वंस के अंदर ही और शी दोनों होते हैं, तो कोई भी जो वादा करे पूरा निभाए, तो इसमें ही शी दोनों होते हैं, तो ये वन, तो ये वन ये नहीं इंडेफिनिट प्रोनाउन इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर ही और शी दोनों पता नहीं चलते। वन सिंगुलर होता है। बोथ, दो को एक साथ यूज कराने में हम यूज करते हैं इधर और, दोनों में से कोई एक, इधर दोनों में से एक भी नहीं, और यहाँ दोनों के दोनों, तो बोथ वर देयर, तो यहाँ पर बोथ के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। सम और एनी में कई बार आपको इसमें समझा चुका हूँ। सम कई भी होता है, सम कोई भी होता है, एनी कई भी होता है, एनी कुछ भी होता है, एनी कोई भी होता है। इसमें आपको ये याद रखना है कि एनी ये वस्तु के लिए भी आ सकता है, व्यक्ति के लिए भी आ सकता है, ये मल्टीपर्पज है। नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में और चॉइस में इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल आपको देखना पड़ेगा कौन सी वर्ब लगानी है। सम जो है थिंग्स, पर्संस, इसी तरह से जाता है, केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव अफर्मेटिव इंटरोगेटिव नहीं होने चाहिए, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर जारी रहेगा, ये जो सीरीज है ये चलती रहेगी। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। इस सीरीज को जारी रखने के लिए और प्रोनाउन के दूसरे टाइप्स देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और आप हमारे आई बटन में इससे रिलेटेड दूसरी वीडियोस आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, और एंड स्क्रीन पर कंसर्न टॉपिक्स हम आपको अवेलेबल कराएंगे, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपके सिलेबस से रिलेटेड दूसरे वीडियोस हैं, वहां पर जाकर लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। कीप ऑन वॉचिंग और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।